हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 5 जून 2025 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी करंट अफेयर है वो क्या है। अभी क्या होगा कि मार्च 2027 से पहले पहले मार्च 2027 से पहले पहले क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट सेंसस होगा, जो जनगणना होगी, वो आपकी मार्च 2027 से पहले पहले हो जाएगी। तो ये जो सेंसस है, ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा ये। और इसके साथ ये इंडिया का पहली बार जो है, जो कास्ट बेसिस पे जो है उनकी भी जो नंबरिंग है, उनकी भी जनगणना होगी। तो न्यूमरेशन ऑफ कास्ट, तो ये भी क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है। इसके बाद ये जो आपका सेंसस होगा, ये 2011 के बाद लगभग 16 साल के बाद जो ये जो सेंसस हो रहा है। तो ये जो सेंसस होगा, ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, कंडक्टेड इन 2 फेजेस, जिसमें जो फर्स्ट फेज होगा उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल जो है, वो जो है उसकी काउंटिंग होगी। हाउस लिस्टिंग होगी और हाउस जो शेड्यूल है वो होगा। और नेक्स्ट फेज में जो है आपकी पॉपुलेशन न्यूमरेशन, जो जनगणना है वो होगी आपकी पॉपुलेशन न्यूमरेशन। तो जो ये जो नेक्स्ट सेंसस होगा, इसका जो हमारी रेफरेंस डेट ली जाएगी, वो क्या ली जाएगी, 12 AM 12 AM 1 मार्च 2027। और जो नॉन शेड्यूल, नॉन साइंक्रोनस स्नो बाउंड एरिया है, जैसे स्नो बाउंड एरिया जैसे आपके हो गए लद्दाख JNK, लद्दाख JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस डेट होगी वो क्या होगी, आपकी 12 AM 1 अक्टूबर 2026। इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, फर्स्ट सेंसस आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, तो उस सेंसस के बेस पे, मतलब जो 2027 में जो सेंसस होगा, उस बेस पे हम क्या करेंगे, रीड्रा करेंगे जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेंसस होगा फॉर 2026, इट कैन बी यूज्ड एज कैन बी यूज्ड एज द बेसिस टू रीड्रा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अभी कौन से सेंसस के बेसिस पे किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो की जा रही है, आपके जो 1971 वाला सेंसस है उसके बेसिस पे जो है वो ड्रा की हुई है। करंटली ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। तो ये जो आपका सेंसस था, ये 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड तो ये क्या हो गया, डिलेड हो गया। और अब ये 2027 से पहले, मार्च 2027 से पहले पहले ये हो जाएगा। तो टोटल 11 मंथ लगेंगे इस सेंसस को होने में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा आपका 28 फेब 2027 तक। तो ये थी हमारी जो पहली करंट अफेयर थी, उसके लेटेस्ट जो भी जितना भी डाटा था ये आपका बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, अप्रूव किया है जो होम स्टे पॉलिसीज होती हैं उसको। तो टू प्रमोट
टूरिज्म इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूव किया है होम स्टे पॉलिसी। तो क्या थी हमारी जो करंट अफेयर, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ होम स्टे पॉलिसी, अ होम स्टे पॉलिसी टू प्रमोट 2025 to 2030 to promote tourism in tribal dominated areas, in tribal dominated areas। तो जैसे कि जो आपकी अब इसमें जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हिट एरिया है, रीजन है, वो भी जो है इंक्लूड हुआ है इसमें, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में है इसमें इट आल्सो इंक्लूडेड जो माओइज्म हिट रीजन है, कौन सा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें, बस्तर प्लस सरगुजा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये इस पॉलिसी का जो है वो पार्ट है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इट विल बेनिफिट लोकल्स। तो जो लोकल्स हैं वहाँ के उनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड होंगी और इससे जो है वो अपना रोजगार जो है वो चला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी पॉलिसी है वोकल फॉर लोकल वाली, वो भी उसको भी जो है एक इम्पोर्टेंट जो है वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा उसको। तो इट विल बेनिफिट locals by offering बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है सभी की, कोई कोई अपॉर्चुनिटी बोलता है, कोई कोई अपॉर्चुनिटी बोलता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ इट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से जो है वो पॉइंट उठा सकते हैं, जो भी हम जहाँ पे स्टडी करते हैं करंट अफेयर में, तो यहाँ से वो जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है वो उठा सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है, तो अभी रिसेंटली जो है आरसीबी ने मैच जीता था और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पर्सन है लगभग 11% जो हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो अब हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए, लगभग 2 लाख लोग जो थे वो उस ग्राउंड के बाहर जो थे वेट कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ मची और क्या हुआ, 11% की जो है उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा और बहुत सारे जो है वो इंजर्ड हैं। तो इसमें जो है देखना पड़ चाहिए लोगों को भी कि फैन फॉलोइंग होती है लेकिन फिर भी थोड़ा अपना अपना भी जो बॉडी है उसको भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट टू ब्रिंग न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन। तो गवर्नमेंट जो है हमारी उसने क्या किया है, एक नई पॉलिसी जो है, और न्यू पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड, और न्यू नेशनल पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की गई है, अभी ड्राफ्ट स्टेजेस पे है ये, और न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन is in the draft stages, is in the draft stages। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने क्या किया है, इसको ड्राफ्ट करने के लिए जो है वो अभी जो है उसके लेटर जो है मीटिंग चल रही है। तो जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन है उसमें इसमें डिस्कशन हो रही है इसके रिलेटेड।
तो some details of it of this policy. अब ये पॉलिसी क्या है ये अभी डिस्कस करते हैं. were discussed in the meeting of नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन. तो अभी ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन ये अभी ड्राफ्ट स्टेजेस में है और अभी इसकी डिस्कशन चल रही है. तो जो नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा भी ये जो है डिस्कशन हो रही है. और ये जो नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन है इसको चेयर किया गया है हमारे चेयर्ड बाय सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार. सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है हमारे कौन वीरेंद्र कुमार. अब जो है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होगी जो सीनियर सिटीजन की जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे तक जा सकती है 20% जा सकती है बाय 2047. तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितनी है 8.23% है. और ये अभी 2026 में जो इनका एस्टिमेट है सीनियर सिटीजन का वो कितना है 12.16%. तो ये जो है ये बढ़ के 20% हो सकती है 2047 में. तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन estimate 20% will be senior citizen by 2047. और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितने हैं 8.23%. और 2026 में ऐसा एस्टिमेट माना जा रहा है ये कितनी परसेंटेज है 12.16%. तो अब ये जो पॉलिसी है इसमें मतलब एड्रेस किया जा रहा है कि यहाँ इसमें क्या जो एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो ऐड हो सकता है. क्योंकि अभी ये जो इनिशियल स्टेजेस में है तो मे बी जो ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो ऐड हो सकता है. ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एड्रेस एल्डर अब्यूज. तो एल्डर अब्यूज को एड्रेस करने के लिए जो है ये ऐड हो सकता है. और इसके साथ साथ जो मिनिमम स्टैंडर्ड है फॉर ओल्ड एज होम एंड सीनियर केयर इंस्टीट्यूशन है वो उनके लिए जो है मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो ऐड किए जा सकते हैं. मिनिमम और होने चाहिए मतलब ये स्टेप्स तो लेने चाहिए उनको ऐसे भी. मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर ओल्ड एज होम्स. तो अगर आप वृद्धाश्रम देखोगे तो उनकी कुछ वृद्धाश्रम तो इतने बुरी हालत में है आप सोच नहीं सकते. और वही जो है वहाँ इसके थ्रू क्या किया जा रहा है जो नेशनल पॉलिसी आएगी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बताए जाएंगे. उसमें एक ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म भी होगा जिसमें जो एल्डर अब्यूज है वो अपनी कंप्लेन जो है वो दायर कर सकता है. और फॉर ओल्ड एज होम्स एंड सीनियर केयर इंस्टीट्यूशंस. और इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है प्रमोटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट कि जो आसपास की कम्युनिटी है वो एंगेज हो. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है जब नई फसल लगती है जब जैसे किसी की नई फसल लगी या किसी की जॉब लगी तो वो क्या करते हैं जाके वृद्धाश्रम में डोनेशन वगैरह करते हैं. तो जैसे आटा चावल दे देते हैं. तो इससे क्या होता है जो कम्युनिटी की एंगेज. और अब अगर आप विजिट करोगे बार बार उन जगहों पे वृद्धाश्रम की जगह जैसे ओल्ड एज होम्स हो गए सीनियर के इंस्टीट्यूशन हो गए तो उनको थोड़ा अपनासन लगेगा. और जो मतलब डिप्रेशन में जो वृद्ध ओल्ड एज लोग हैं उनको थोड़ा हेल्पफुल होगा. मतलब तो इससे वही यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए. और जो ओल्ड एज होम और सीनियर केयर इंस्टीट्यूशन है उनके मिनिमम स्टैंडर्ड जो हैं वो बताए जाए और ग्रीवियस रिड्रेस मैकेनिज्म हो एक. तो ये था. इसके बाद जो काउंसिल है नेशनल जो काउंसिल ऑन सीनियर सिटीजन तो वो क्या करेगी डिटेल्ड रिव्यू करेगी किसका राष्ट्रीय वयोश्री योजना का और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन पोर्टल का.
इसने क्या किया है, जो काउंसिल है उसने क्या किया, नेशनल काउंसिल जो ऑन सीनियर सिटीजन, उसने अभी डिटेल्ड रिव्यू किया है, किसका, डिटेल्ड रिव्यू किया है ऑन राष्ट्रीय व्योमश्री योजना एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन पोर्टल। अब जो आपकी राष्ट्रीय व्योमश्री योजना है, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है, आपको जो है फ्री जो है इक्विपमेंट दिए जाते हैं, असिस्टेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिए जाते हैं आपको। तो ये इसको इम्प्लीमेंट जो है, अब ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसको फंड किया जाता है आपके सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के द्वारा। इज फंडेड फ्रॉम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, फ्री असिस्टेड जो डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट है, जैसे व्हील चेयर हो गई, स्टिक हो गई, स्पोर्टिंग स्टिक, तो वो सारी जो है वो प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो वो दिए जाते हैं। तो ऐसा इनका टारगेट था 5 लाख जो सीनियर सिटीजन थे उनको देने का, तो वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया हुआ है 5 लाख सीनियर सिटीजन को। तो ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जा रही है आपकी, इम्प्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। और ये क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसमें जो क्राइटेरिया है आपका, जो बीपीएल हो गए और जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटी है, उन लोगों वो लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है, अभी रिसेंटली जो डिप्टी पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इन्होंने विजिट किया है राजनाथ सिंह और जहाँ पे दोनों जो है पर्सन एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है वो थोड़े स्ट्रांग होने की उम्मीद है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 5th एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए हैं आपके, किसको, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कितने साल हो गए हैं, वेडनेसडे को 5 साल हो गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कितनी 5th एनिवर्सरी थी अभी। तो अभी ये दोनों जो मिलके इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू कॉम्बैट टेररिज्म, एग्रीमेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म। और इसके साथ साथ इन्होंने साइन किया है ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को, साइनिंग ऑफ ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अभी आगे जो भी इन दोनों के रिलेशन में जो भी डेवलपमेंट होगी, तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे डिटेल स्टडी करने की। और थोड़ा टाइम जो था वो कम था इसलिए इस टॉपिक को हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल स्टडी में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक्स समिट। तो जो ब्रिक्स समिट है, तो सबसे पहले हमें जो मोदी जी वो अटेंड कर सकते हैं, इज लाइकली टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील
तो नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट होगी वो कहाँ पे होगी आपकी, ब्राज़ील में, रियो डी जनेरो में। तो जो ब्रिक्स मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अभी पिछले साल कुछ और मेंबर जो है वो ऐड हुए थे, कौन कौन से, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और ये अर्जेंटीना जो था वो शुरू में इंक्लूड हो रहा था, लेकिन उसने बाद में जो है उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो ऐसे माना जा रहा है जो इंडोनेशिया के लीडर हैं, एज ये वाले तो आएंगे लीडर, इंडोनेशिया के भी जो लीडर हैं वो विजिट करेंगे। तो अब जैसे कि आपको पता है जो पिछली समिट हुई थी हमारी ब्रिक्स समिट, तो वो कहाँ पे हुई थी, प्रीवियस वाली, वो हमारी हुई थी आपकी रशिया में। रशिया में कहाँ पे, जो काजान प्लेस थी वहाँ पे। तो अभी अगर इंडिया और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं, तो इन दोनों में क्या हो सकता है, जो है जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके रिलेटेड जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें अल्टरनेटिव करेंसी को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मतलब डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर ही जो हमारा जो अमेरिका है उसकी भी नज़र रहेगी, इसमें अल्टरनेटिव करेंसी जो है उसके ऊपर भी कोई डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। दे मे डिस्कस ऑन द यूज ऑफ अल्टरनेटिव करेंसी एज वेल, और दे मे डिस्कस ऑन द यूज ऑफ अल्टरनेटिव करेंसी एज वेल। तो ब्रिक्स अभी जो है टोटल जो आधी पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 39% जो जीडीपी है वो हमारी ब्रिक्स नेशन से आती है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे G7 के साथ, तो G7 की कितनी है, 30% ग्लोबल जीडीपी। तो इस बार का जो ब्रिक्स का मोटो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ब्रिक्स का मोटो है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अब जैसे कि आप जानते हैं 2009 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी, 2009 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी, कहाँ पे, रशिया में। और ये जो जगह थी कैटरिनबर्ग, यहाँ पे रशिया की प्लेस है, यहाँ पे इसकी पहली समिट हुई थी। और 2010 में जो साउथ अफ्रीका था उसने ज्वाइन किया था, साउथ अफ्रीका ज्वाइंड। और 2014 में जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के अंडर जो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के अंडर जो थी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, जो इंडिया है उसने अपोज किया है किसको, अभी रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने क्या किया है, इसने $800 मिलियन की जो है वो फंडिंग कर रहा है किसको, पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जैसे जो जिसकी जो कि एक टेररिस्ट है,
टेररिस्ट सपोर्ट करता है ये, तो ये फंडिंग, इस फंडिंग को ये क्या किसके लिए यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा अपने डिफेंस के लिए, और डिफेंस बढ़ाएगा और फिर से जो टेररिज्म को प्रमोट करेगा और इंडिया की तरफ जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश करेगा। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस फंडिंग को अपोज किया है। इंडियन गवर्नमेंट अपोज दिस फंडिंग। और आप मानोगे नहीं, पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है, पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन वो कितना है अपनी जीडीपी का, परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी वो कितना है, लगभग 13% था 2017-18 में, वो ये डिप किया है अब, और ये कितना है 9% रह गया अभी। तो इसका मतलब जितना भी पैसा जो आ रहा है वो जस्ट लोन के थ्रू, डेप्ट के थ्रू, और वो जा कहाँ पे रहा है, अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए और टेररिज्म प्रमोट करने के लिए। तो आप जो परसेंटेज, जो जीडीपी जो एशिया पैसिफिक की रीजन की है उसकी एवरेज कितनी है, 19%। एशिया एंड पैसिफिक जो है उसकी एवरेज कितनी है, लगभग 19% जीडीपी जो है वो टैक्स कलेक्शन होती है उसकी। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अभी रिसेंटली अनाउंस किए थे, इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया में $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, रिसेंटली अनाउंस्ड $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट है ये 5 ईयर का जो है इनिशिएटिव है, 5 ईयर इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म, और किसके लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स अक्रॉस इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 19 दिसंबर 1966 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मनीला फिलीपीन में, मनीला फिलीपीन। और इसमें जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो कौन कौन है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे जो लार्जेस्ट है क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर था, उसने फाउंडेशन रखी थी जापान, और इसकी जो शेयर होल्डर कैपेसिटी वो कितनी है, 15.6% जो है शेयर होल्डर है इसके बाद। इसके बाद हमारा अमेरिका, इसके बाद भी कितनी है 15.6%। इसके बाद हमारा आता है चाइना जिसके पास कितनी है 6.4%, और इसके बाद इंडिया जिसके पास है 6.3%, और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और इसके पास है 5.8%। तो अब जो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर है वो क्या है, इंडिया सेट टू एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो प्रेसिडेंसी है अभी वो किसको मिलने वाली है, पहली बार जो है इंडिया को मिलने वाली है। तो IAS इसकी क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो इंडिया जो है वो पहली बार जो है इसकी प्रेसिडेंसी मिली है फॉर 2025 टू 28। इसमें कितने मेंबर हैं इसके, 31 जो IAS मेंबर हैं कंप्राइजिंग 31 मेंबर कंट्रीज, 20 जो है वो नेशनल सेक्शंस हैं, और 15 जो है एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स। तो ये सारे कोलैबोरेट करके
क्या करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोलैबोरेटिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो IIAS था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1930 में, इस्टेब्लिश्ड इन 1930, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में, ब्रसल्स बेल्जियम में। और ये इट इज़ नॉट अ फॉर्मली एफिलेटेड बॉडी ऑफ UN, ये जो है UN एफिलेटेड बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट ए फॉर्मली एफिलेटेड UN बॉडी। तो इंडिया जो है सिंस 1998 से इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ, इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर सिंस सिंस 1998, और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसके जो की मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे जापान, चाइना, की मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरबिया, कोरिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को एंड इंडोनेशिया, और कुछ और भी हैं मेंबर, टोटल 31 है इंडोनेशिया एंड अमंग अदर्स। तो ये थी आपकी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।